हमारा 1000 बागों का शहर 1000 गड्ढों का शहर हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले समय में हम चरही घाटी जो मेरा निगम क्षेत्र में नहीं है, उसे हम फूलों की घाटी बनाने वाले हैं। तो हम जब हमारा शहर में प्रवेश करेंगे तो पूरा फूल दिखाई देगा, और जब आप शहर के अंदर आएंगे तो आपका नजारा और बदला दिखाई देगा। और ये सब होगा आम जन के सहयोग से। सर, आपने बताया कि आपके पास फंडिंग की थोड़ी कमी थी इलेक्शन के टाइम पे, तो आप किसी पार्टी को चुनना क्यों नहीं पसंद किए? हम पहले भी कहें कि राजनीति मुझे पसंद नहीं है जी। भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस आदि विभिन्न पार्टियां अपनी शक्ति लगाई और बाकायदा उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी की कि ये फलना व्यक्ति फलना समर्थित उम्मीदवार है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 10 रुपए से एक इंसान मेयर बन गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना पैसा, ना पावर, सिर्फ एक सपना और उस सपने पे पूरा विश्वास। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो हाल ही में महापौर इलेक्शन जीते, हजारीबाग के नए मेयर। Hello everyone, my name is Adarsh Kumar and you're watching your talk show where dialogue ignites mind। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं जो हाल ही में महापौर इलेक्शन लड़े हैं हजारीबाग से, और वो हजारीबाग में लगभग 5180 वोट से जीते हैं और उन्होंने कई उम्मीदवार को हराया। आइए चलिए बात करते हैं हमारे नए मेयर साहब मिस्टर अरविंद कुमार राणा जी से। नमस्कार। YTS पे कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ये सर बताइए, आपका बचपन कैसा रहा सर? मैं एक बहुत सामान्य घर परिवार से आता हूँ, और एक मेरे पिता सामान्य कर्मकार हैं, अभी नहीं है वो, 2015 में उनकी निधन हो गया था उनका। और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाएंगे, चतरा जिला हमारा है। चतरा जिला में मुख्यालय है लाइन मोहल्ला ग्वालटोली। जी सर, मेरा घर है, और मैं 3 भाइयों में छोटा हूँ। मेरे पिता साक्षर नहीं थे, निरक्षर थे, मेरी माँ भी निरक्षर थी। लेकिन मेरे घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रभाव रहा है। मेरे बड़े भाई इसके स्वयंसेवक बने, और 89 का मूवमेंट जो अयोध्या सब जानते हैं जी, कैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ है। जी सर। और उसके लिए देश भर में आंदोलन हुआ था। मेरे बड़े भाई भी प्रदीप राणा हैं, वो अयोध्या भी गए थे उस मूवमेंट में। तो हम बाल्यकाल में संघ देखे हैं, RSS देखे हैं, और हम संघ बाल्यकाल से जाना शुरू किए, संघ की शाखा। और फिर पढ़ाई के साथ साथ शाखा लगातार मेरा बढ़ता चला गया। चतरा में पढ़ाई हमने मैट्रिक तक की, फिर आईकॉम हमने इंटर, महादेव वर्मा इंटर कॉलेज है, हमने वहां से पूरी की। उसके बाद मैं धनबाद चला आया जी। धनबाद में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट है, CITM। हाँ, CITM। मैंने वहीं से पत्रकारिता की जी। और फिर वहीं पर रांची एक्सप्रेस में काम भी शुरू किया। क्योंकि मैं संघ से जुड़ा रहा तो राष्ट्र मेरे लिए प्रथम रहा। ये संघ में आप जाएंगे, संघ की शाखा में कोई व्यक्ति जाएगा, भले ही लोग संघ का विरोध करें, लेकिन जब तक आप RSS में नहीं जाएंगे, संघ की शाखा में नहीं जाएंगे, तो संघ क्या है ये इस दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। हम शाखा गए, शाखा दर्शन किए, संघ दर्शन किए, और संघ को आत्मसात किए। उसका ही परिणाम रहा कि संघ के माध्यम से धनबाद में मैंने पढ़ाई पूरी की। और फिर जब हम मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े, कॉलेज सह मंत्री, कॉलेज मंत्री, नगर मंत्री जी, ऐसे दायित्वों का निर्वहन किया। और जब हम धनबाद पढ़ाई करने चले गए तो वहां पर पूर्णकालिक विस्तारक के रूप में हम काम शुरू किए, और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक बनकर हम 2009 में दुमका चले गए। मतलब राष्ट्र के कार्य के लिए स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाला व्यक्ति स्वयंसेवक होता है जी। और इसी प्रेरणा को हम आत्मसात करते हुए विद्यार्थी विस्तारक के रूप में, चूंकि पढ़ाई भी करनी है और राष्ट्र का कार्य भी करना है, इस नाते हम दुमका चले गए। और फिर वहीं से मेरा छात्र जीवन राजनीति का शुरू हुआ। चूंकि छात्र पॉलिटिशियन नहीं होता है जी, छात्र राजनीति करता है अपने कैंपस में पढ़ाई करने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए। तो उसी का हिस्सा हम बने। फिर कारवां आगे बढ़ा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा ऐसे इलाकों में भी मुझे
काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2011-12 में जब मैं वापस लौटा संगठन से, पूर्णकालिक से वापस हुआ, तो हजारीबाग को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहीं पे हमने लॉ की पढ़ाई शुरू की। और चूंकि मुझे पढ़ाई करना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं थोड़ा बैक में जाऊँ बता दूं कि जब हम वापस लौटे घर में अपने, तो हम बताए कि बहुत सामान्य परिवार से है। मेरी माँ मुझे 3000 रुपए कर्ज लेकर दी जी। हमने कहा कि हम जाएंगे पढ़ाई करने, मुझे कुछ पैसे दो। तो उस वक्त मेरे पिताजी यहाँ पर थे। 3000 रुपये मुझे मिला और हम हजारीबाग आए। मेरे एक मित्र हैं, अभी शिक्षक हो गए, उनके हॉस्टल में मुझे पनाह मिला। और हमारे एक मित्र हैं अमित मिश्रा जी, अभी एडवोकेट हैं, वो पहले पत्रकार थे। ओके, तो उनके माध्यम से हमने कहा भाई मुझे पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी नहीं है, कैसे होगा। फिर हमारे एक मित्र हैं शैलेश, सिमरिया निवासी हैं, उनके माध्यम से हम दैनिक जागरण में गए। मतलब ये हमारी हजारीबाग की जर्नी है। आज मैं यहाँ का मेयर हूँ जी। तो दैनिक जागरण में जब हम गए तो वहाँ के ब्यूरो चीफ श्री विकास कुमार जी थे। हमने कहा कि भाई मैं पत्रकारिता से स्नातक हूँ और मुझे लिखने का आप मौका दीजिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि अरविंद जी, मेरे पास कोई जगह नहीं है, हम लिखने के लिए मौका नहीं दे सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे आप पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप फ्री में लिखने दीजिए। और 2012 में मई का वह दिन था। मई से मेरी जर्नी पत्रकारिता की शुरू हुई। लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन था। वहाँ के हमारे प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर जयदीप सान्याल सर हैं, अभी IISER यूनिवर्सिटी में डीन है वो लॉ के। तो उनकी कृपा से हमने लॉ की पढ़ाई पूरी की। और हम चूंकि संघ के समसेवक हैं और संघ या सिखाती के नाम के लिए काम नहीं करना, जब जितना समय जहां रहे जी, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। तो संघ में जो हमने प्रशिक्षण लिया था, जो हमने प्रशिक्षण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लिया था, उसका हमने पत्रकारिता में प्रयोग शुरू की। हम पढ़ाई भी किए और सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहे। परिणाम ये हुआ कि लॉ की पढ़ाई शुरू हो गई। इस निमित्त हमने हमारी एक अच्छी टीम हजारीबाग में है, जिसमें अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, पुलिस विभाग में लोग हैं, ऐसे कई लोग, एक टीम हमारी है। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोगों को, समाज को एक प्रेरणा दे, प्रेरक पहल हो। क्या करना चाहिए? तो हमने बताया कि भाई छठ जो एक बड़ा रूप में उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड, यूपी वगैरह दिल्ली में मनाया जाता है, ये महापर्व इधर। तो छठ में क्या होता है कि सामान्य दिनों में आप देखेंगे कि फल का दाम सस्ता होता है, लेकिन जैसे ही हमारा त्योहार आता है, ये इकोनॉमिक्स का नियम भी है कि जैसे ही कोई भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है। डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई ऑटोमेटिक। हाँ, तो छठ में ही होता है कि अब जो चीजें 100 रुपए केजी है वो 200 रुपए हो जाएगा, जो चीजें 500 का है वो हो जाएगा 1000 रुपए में। तो इसी विषय को लेकर हमारे टोले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो हम लोग यहीं थे, बसंत आगासे सेवा संस्थान हमारा एक NGO है, उसके बैनर तले हमने छठ पूजा फल वितरण समिति की स्थापना की। और समाज से पैसा मांगकर, मतलब ये क्या है कि हम 4-5 लोग पैसा मिला के लाते हैं तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समाज से हम आग्रह किए भाई विभिन्न लोगों से कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, हम छठ में ऐसा फल लाने वाले हैं और फिर जो बिक्री हो जाएगा तो पैसे आपको वापस कर देंगे। तो बहुत लोग डरे, बहुत लोग दिए। ऐसे 1,38,000 रुपया से हमने यहाँ छठ समिति की शुरुआत की और उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे हम 60 लाख रुपए तक चले आए हैं। 2025 में हमने 60 लाख रुपए खरीदारी की थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक जो समाज के लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा समाज में कुछ युवा है जो कुछ काम करते हैं समाज के लिए। दूसरा क्या है कि उस पैसे से फल आ गया। हम फल थोक के भाव में लाते हैं, जो थोक की मंडी में मूल्य होता है वो फल लाते हैं, उसमें जो हमारा खर्च है वो जोड़ देते हैं और हिंदू हाई स्कूल प्रांगण में हम उसकी बिक्री करते हैं। इसका परिणाम और उद्देश्य ये है कि थोक मूल्य पर जो चीजें हम बेचते हैं और जो खुदरा में महंगाई होती है, अगर थोक मूल्य पर ओपन हम बाजार कहीं भी करेंगे तो जो भी और लोग जो हमारे प्रतिस्पर्धा करते हैं उनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि हम मेरे रेट पर सामान बेचें। तो इस तरह हमने एक अभियान की शुरुआत की। फिर ये अभियान यहाँ नहीं रुका, हम दारू, झुमरा, विष्णुगढ़, केरेडारी, बड़का गांव, कटकमसांडी, कटकमदाग, इचाक आदि क्षेत्रों में पहुंचे। और आज जो हम जो मेयर बने हैं ना, तो मेयर बनने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि छठ पूजा में जो हमने फल लागत उन पर हम जो फल वितरण करते हैं
उसका मुझे रिटर्न मिला है। मतलब निस्वार्थ भाव से कोई काम करेंगे जी जी तो आपका रिटर्न मिलेगा। आपने पूछा कि छात्र जीवन कैसा रहा, जी सर। तो हम एक बेहद सामान्य घर से आते हैं, बेहद सामान्य घर से आते हैं, और आज के तिथि में मेरा अपना घर नहीं है। चतरा में मेरा घर टूट गया है, हजारीबाग में मेरा किराए का घर है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप चतरा आपका जन्मभूमि है और आप हजारीबाग आपका कर्मभूमि है, तो आप जन्मभूमि को छोड़ के हजारीबाग से आप मेयर इलेक्शन लड़े, इसके पीछे थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरी जन्मभूमि चतरा है जी सर। और इंटर तक हम वहीं थे। जी तो इंटर तक हमने बताया कि वहाँ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे। जी सर। वहाँ हमने कई आंदोलन किया है। अभी तो हमारे यहाँ बिजली की अच्छी व्यवस्था होती है, पहले केरोसिन से काम चलता था। जो छात्र पढ़ने आते थे उन्हें केरोसिन नहीं मिलता था, तो हमने पहला सफल आंदोलन किया था कि छात्रों को केरोसिन दिया जाए। और उसमें चतरा में एसडीओ साहब थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हम लोग चतरा चौक पे वो लालटेन रख के पढ़ाई करके हमने एक आंदोलन शुरुआत कर दी। भाई आप बिजली मुझे देंगे नहीं, केरोसिन देंगे नहीं, तो मुझे पढ़ना है ना। तो हम सब छात्र आज मेन रोड में लालटेन रख के पढ़ाई करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां के एसडीओ ने पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से एक लाइसेंस इशू किया कि आपको हर माह 200 लीटर तेल मिलेगा। तो ये तो हम शुरू से आप आरएसएस में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि कैसे मैनेजमेंट करना है, और उसी का परिणाम है। क्योंकि हम वहां भी किए। आप चूंकि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी थी, चतरा में तो लॉ पढ़ाई होती नहीं सर। लॉ तो आप पहले पढ़ रहे थे, अभी जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ आप, हाँ, तो ये आप चतरा जन्मभूमि छोड़ के आप कर्मभूमि से इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिए। तो स्वाभाविक है ना, आप जहां पे पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। जी जी। और आपको लोग 15-20 साल से यहाँ मुझे जान रहे हैं। हम जब चतरा में थे तो वहां की पीढ़ी, जो मेरे बैच के लोग हैं, मुझे जानेंगे, लेकिन जो नई पीढ़ी 2 दशक में जो आ गया है वो तो मुझे नहीं जान पाएगा ना। नई पीढ़ी तो वोट करने वाला है, नई पीढ़ी आपके लिए दौड़ने वाला है, नई पीढ़ी आपके लिए लगने वाला है। तो ये तो नई पीढ़ी संपर्क तो मेरा हजारीबाग में था। और छठ के माध्यम से तो हम हर घर में गए थे ना, वो चाहे वो कटकम सांडी हो, कटकम दाग हो, केदारी हो, बाड़गांव हो, सारे जगहों पर हम चले गए। तो छठ समिति में। लेकिन अब आपने बोला कि चुनाव, जी सर, मैंने नाम के लिए कभी काम नहीं किया। चुनाव मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, हम जब पूर्णकालिक होकर लौटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो हम चाहते तो हम पॉलिटिक्स में जाते, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स रास नहीं आता है। पॉलिटिक्स मुझे नहीं करना, पॉलिटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई पॉलिटिक्स तो लोग गंदा बना दिए, पॉलिटिक्स दरअसल पॉलिटिक्स नहीं है, तो सेवा का कार्य है। तो मुझे सेवा का कार्य पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। इसलिए हम अखबार के क्षेत्र में गए, और हम भी वहां राष्ट्र कार्य तो कर रहे थे। राष्ट्र के कार्यों में, समाज के कार्यों में मैंने अपने पत्रकारिता का एक मापदंड स्थापित किया था कि एक निश्चित मानदंड के नीचे हम किसी सूरत में नहीं झुक सकते हैं। और इसी मान बिंदु का ही एक रिजल्ट है कि मेरे शहर में मेरी अपनी छवि है, मेरा एक मापदंड है। और इसलिए हम अपने चुनाव के बाद पूरी नहीं हुई। अभी आपने कहा कि चुनाव यहाँ कैसे लड़े, तो मैं आपको बता दूं कि हम चुनाव यहां नहीं लड़े। हम जब BC1 की जब घोषणा हुई कि हजारीबाग में मेयर महापौर चुनाव BC1 हो जाएगा, तो ये कोई जानता नहीं था। और उस वक्त हम वेल्लोर में थे, मेरा बेटा का ऑपरेशन था, तो हम ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे। तो BC1 है, और मेरे मित्रों ने, मेरे अखबार के लोगों ने, मेरे ब्यूरो चीफ जो हमारे जिला प्रभारी हैं दैनिक जागरण के विकास जी, उन्होंने आपस में बैठ कर तय किया कि भाई BC1 हो गया, तो हम लोगों में ऐसा कौन चेहरा है जो फाइट कर सके, जिस पर संघ मुहर लगा सके, जिस पर अन्य लोग मुहर लगा सके। तो लोगों ने बोला कि नहीं, वो अरविंद जी हैं, वो सामाजिक काम करते हैं, हमको उन्हें आगे लाना चाहिए। मेरा बिना कोई जाने समझे लोग मेरे नाम की घोषणा कर दिया। यानी कि 12 जनवरी को मेरा नाम की घोषणा होता है, और आप समझिए कि किस तरह मेरे लोग चुनाव का काम किए हैं, लगे हैं कि 13 मार्च को हम शपथ लेते हैं मेयर का। केवल 2 माह मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। हम पहले से मेरा कोई नाम तक जानता नहीं है लोग कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, पॉलिटिक्स करूंगा, चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कोई सीन कहीं नहीं था। ये सारी चीजें अनायास हुई, एकाएक हुआ, लेकिन चीजें हमारे हिसाब से हुई। भगवती ने मेरे हिसाब से चुनाव की व्यवस्था की, और चुनाव हम जीत के यहाँ आ गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप छठ पूजा में बहुत सारे कार्य किए, सर धर्म का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, इस पर बता पाएंगे? नहीं, हमने पहले कहा ना कि लोगों को इसकी व्याख्या जरूर करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है और धर्म क्या है। धर्म यही है
कि मुझे बताता है कि वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई। बिल्कुल सही कहा सर। अगर धर्म नहीं रहेगा तो चीजें क्या हो सकती है आपको पता है। जी सर। तो धर्म से पॉलिटिक्स को मतलब हमने कहा कि पॉलिटिक्स उनके लिए होगा जो पॉलिटिक्स करते हैं। जी सर। ये तो शुद्ध रूप से स्वयं का भोजन करके घर का काम छोड़ के समाज का काम करना है, तो सेवा का कार्य है। इसीलिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि बहुत लोग एक नाम लगा दिए हैं कि ये कुमार समाज सेवी नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और केवल हम एबीवी में नहीं, जहां धर्मांतरण का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, गौ संरक्षण की बातें हो, पर्यावरण संरक्षण की बातें हो, वहां हम मिलेंगे। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि हम एक और प्रयास करते हैं। हमारे एक डॉक्टर मनोज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज सिंह हैं, जिन्हें लोग बरगद बाबा के नाम से कहते हैं। हमने उनको शादी में, इनकी किसी बेटी की शादी में एक आम का पौधा देते हुए देखा था। हमने पूछा कि सर ये आम का पौधा आप क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि अरविंद जी, हम अगर कोई मूल्यवान वस्तु भी देंगे शादी में तो उसका एक मूल्य होगा, लेकिन अगर हम आम का पौधा देंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। हम उपहार का उपहार भी दे दिए, आम का पौधा दिए तो आप फेंक सकते नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। और 9 दंपत्ति अगर उसको लगाता है, लगा के पौधा जब वो अपने ससुराल जाएगी बेटी, तो पूरा परिवार उस पौधे को पालेगा। तो मेरा एक प्रयास से कई घर बसेंगे। और आम की विशेषता ये है कि सारे पौधों में पतझड़ आता है, आम के पौधों में पतझड़ नहीं आता है। आप देखेंगे कि कभी भी आम का पौधा पूरा तरह पत्ता कभी नहीं होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होता है तो लोग आम की पूजा करके जाते हैं। जी सर। इसीलिए कि मेरे जीवन में अगर कोई संकट भी आए तो आम की तरह आए, एक बार पतझड़ नहीं आए। इसीलिए हम डॉक्टर मनोज सिंह के हमने अपने विचार को आत्मसात किया। और मैं पिछले 5 सालों से कहीं भी जाता हूं तो मैं आम का पौधा ही देता हूं। तो कुछ जीवन में मूल्य है, उस मूल्य को मैं मानता हूं। सर आपकी जब कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन, तो उसमें हमने गौर किया कि सर आप 10 रुपए की मांग कर रहे थे सारे मेंबर से, जो भी आपके वोट देने हैं या फिर जो भी आपको मिल रहे थे। तो ये आपकी कैसे आया सर, कि आपको इसका आइडिया कैसे आया? आप आरएसएस में जाएंगे ना? जी सर। तो मैं बार बार संघ का नाम लेता हूं और लोगों को आरएसएस की शाखा से जाना चाहिए, संघ जाना चाहिए। आप जब वहां जाएंगे तो संघ में कोई चीजें मिलती नहीं, सब लाना पड़ता है। अगर भोजन करना तो आपको लगाना पड़ेगा। और जब हमारी बैठकें होती हैं तो संघ में एक प्रशिक्षण होता है कि आपके जहां बैठक होगा उसके आसपास के क्षेत्रों से आपको भोजन मांग के लाना है। मतलब अगर आज हम यहाँ मालवीय मार्ग में हैं, यहाँ बैठक होने वाली है, तो इससे संबंधित मोहल्लों के घरों में जहाँ हिंदू परिवार है उनको बोलते हैं भाई हमारे यहाँ एक संघ की बैठक होने वाली है, आप 4 रोटी का अचार दे दीजिए, भुंजिया दीजिए। ये तो हम शुरू से सीखे हैं कि कैसे समाज के सहयोग से काम करना। तो उसका मैंने आपको छठ का उदाहरण दिया कि समाज से पैसा लेकर समाज को ही लाभ पहुंचा के समाज को ही पैसा वापस कर दिया। तो किसी को कुछ लगा भी नहीं, व्यवस्था हो गई। तो ये तो हमसे पहले से मेरा दिमाग में था कि अगर हम चुनाव, चूंकि हमने कहा कि ये सब एकाएक हो गया, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे मेरे पास नहीं थे, 10 रुपये मेरा हाथ में और 20,000 मेरा खाता में, ये मैंने अपने हलफनामा में दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम चुप, अब मेरे पास पैसे भी चाहिए। दूसरा क्या कि यहाँ पर ये पूरा चुनाव दलगत नहीं था, लेकिन पार्टियों ने इसे दलगत बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा। भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस आदि विभिन्न पार्टियां अपनी शक्ति लगाई और बाकायदा उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी की कि ये फलना व्यक्ति फलना समर्थित उम्मीदवार है। और चुनाव के मामले में दलगत राजनीति करने वाले पार्टियों ने आचार संहिता उल्लंघन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक तरफ बड़ी पार्टियां, बड़े पार्टी के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी टोली, छठ पूजा समिति की टोली। जी। अब था कि भाई लोगों को वोट से जुड़ना भी है, स्वयं से जोड़ना है, तो हमने इसका प्रयास किया। और क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि जिस तरह हम संघ में लोगों को घर से भोजन मांग के लाते हैं और बैठक कराते हैं, मैं अब लोगों को घर से पैसे मांग के लाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा, और जो मुझे पैसे देंगे वो वोट भी देंगे। तो इसी नीति के तहत मैंने उनसे पैसे मांगे, लेकिन 10 रुपये कुछ होता नहीं है। जी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने 10 रुपए में वो सब कुछ प्राप्त किया। भरोसा होता है एक तरह की। जी, मैंने 10 रुपए में सब कुछ प्राप्त किया जो लोग करोड़ रुपए खर्च के नहीं कर सके। जिसने मुझे पैसे दिए उसने आशीर्वाद भी दिया, उसने प्रचार भी किया, और लोगों ने कहा कि बेटा आज तक तो लोग मुझे पैसे देते थे, तुम पहला आदमी हो जो पैसे मांग के जा रहे, जाओ तुम जीतोगे। ये लोगों का आत्मविश्वास था और हम खरा उतरे। सर आपने बताया कि आपके पास फंडिंग की थोड़ी कमी थी इलेक्शन के टाइम पे, तो आप किसी पार्टी को चुनना क्यों नहीं पसंद किए? हम पहले भी कहें कि
राजनीति मुझे पसंद नहीं है। जी सेवा कार्य पसंद है, इसलिए जब हम बचपन में छोटे थे तो हम आज भी अपने भगवान से दो ही चीज मांगते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं जब भी आता हूँ मंदिर में मैं इतना ही बोलते हैं, हे भगवान, हे माँ, हे बजरंगबली, अरे आप ही तो हैं जो हम सब कुछ कर रहे हैं। इतना अच्छा भला चंगा है, कपड़ा पहन रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे वो सब चीज दीजिए जो राष्ट्र कार्य के लिए हो, लेकिन मेरे मन से अहंकार हटा दीजिए, हरहु कलेश विकार। एक और मैं कहता हूं कि कभी मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अपने लिए आप कभी भगवान से कुछ नहीं मांगिए, आप समाज के लिए मांगिए, आप अमुक प्राणियों के लिए मांगिए, आपको मिलेगा। और हम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि आप कुछ नहीं मांगे तो वही तो उनकी तो कृपा है ना, क्या उनसे मांगना, तो सब जानते हैं। जी सर, वही तो सब करने वाला है। और हम तो चुनाव के प्रथम दिन से मैंने जहां जहां कहीं भी जिन जिन लोगों से हमने मिला, हमने कहा कि साहब ये चुनाव उनके लिए होगा जो चुनाव लड़ते हैं। ये तो मेरे लिए अपने आप को साबित करने का दूसरा मौका है। और हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम चुनाव हम ही जीतेंगे, मेरे लिए चुनाव बना है। और ये अंतिम तक मेरा विश्वास चला। आपको बता दें कि मेरे पास एकदम कोई साधन नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, जन सहयोग से हम चुनाव लड़, किसी ने, आज हम जिस कार्यालय में बैठ के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जी ये हमारे नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं किशोरी राणा जी, उनका ऑफिस है। पूरे देश में वो मजदूरों के लिए कार्य करते हैं, हमसे बड़ा वो प्रभावित रहते हैं, उनके कार्य से मैं भी रहता हूँ प्रभावित। उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस आप उपयोग कर लीजिए। ऐसे कई लोगों ने, कोई गाड़ी दिया, कोई पैसे दिए, हाँ कोई प्रचार कर रहा है, किसी ने कैमरा मंगवा दिया, तो जिनसे जो बना वो चल पड़े। एक तो आप जाएंगे यहाँ शहर में कल्लू चौक हमारा है, मंडला रोड में मुद्रिका शादी घर है। जी सर, वो शादी घर ही मेरा चुनाव कैंपेन घर था। वहीं हमारे ही लोग चावल रोटी सब्जी बना रहे थे, सब कोई चावल ला रहा था, कोई दाल ला रहा था, हम वहीं से खा के निकल रहे थे। तो ऐसे हमारा चुनाव कैंपेनिंग चला। और यकीन मानिए, जब जन के साथ आप रहेंगे, जन आपसे जुड़ेगा और जन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपके लिए खड़ा रहेगा। और ऐसे कई मौके पर आए, कई ऐसे हमारे महारथी हुए, कई ऐसे राजनीतिक सुरमा हुए जिन्होंने जन के दम पर सब कुछ किया है। इंद्र सिंह हमारे को आप देख सकते हैं कि वो चतरा में निर्दलीय सांसद बने। जी सर, महेंद्र सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह बगोदरा विधायक रहे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं कि जो जन के लिए करेगा, जन उसके लिए करता है। जी सर, बताइए आप हजारीबाग के इलेक्शन लड़े तो आपके उम्मीदवार बहुत सारे थे सर, बहुत बड़े महान दिग्गज थे उम्मीदवार में, आपने उन्हें हराया, उसके पीछे का राज बताइए सर। हमने किसी को नहीं हराया, जनता ने हराई। आज तक आप देखे होंगे कि नेता जो चाहते थे वो करते थे। और यहाँ तो एक ट्रेंड भी था कि एक बड़े राजनीतिक दल है कि भाई किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। तो हमने, मतलब हमारी टीम ने और हमारी मतलब जनता ने, जी जनता ने वैसे राजनेताओं को संदेश दिया है जिन्हें लगता है कि शक्ति उनमें है, लेकिन सच यह कि शक्ति जनता में है। और जनता ने तय किया कि जो उसके बीच का है, जो उसके साथ निस्वार्थ भाव से लंबे समय से कर रहा है और समाज में इम्पैक्ट किया है। जी, मैंने ऐसे कई कार्यक्रम के माध्यम से समाज में इम्पैक्ट किए हैं। हम तो पहला, शायद हमारी टोली पहला है जिसने हिंदू समाज के जो विभिन्न जातियों को एक मंच पर लाके एक साथ बैठा के एक साथ भोजन कराया है। आज तक आप देखते होंगे कि जब हम हिंदू एकता की बात करते हैं तो वो राजपूत समाज भूया समाज से बैठ कर बात नहीं कर सकता है, यादव समाज सिख समाज बैठ कर भोजन नहीं करेगा, रविदास समाज, कई तरह के चलता है आपस में कि भाई इकट्ठा हम लोग नहीं है। हमने ये भी किया कि नहीं, हम सब एक हैं और एक राष्ट्र के विषय के लिए, एक विषय के लिए हम लोग इकट्ठा आ सकते हैं। तो हम ये भी करके दिखाए। तो यहाँ के लोगों ने देखा भाई कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनमें बेस्ट कौन है। और हम आपको बता दें कि हम चुनाव में खड़े नहीं हुए, हमने खड़ा होने से पहले राय शुमारी की विभिन्न जाति समाज के जो हिंदू जाति के अध्यक्ष हैं, हम उनके घर गए, उनको विषय बताए, उनसे हमने सहमति प्राप्त की। और उसके बाद 250 लोग जो थे वो समाज के विभिन्न प्रमुख लोग थे। 250 लोगों ने बैठ के मेरे नाम पर मुहर लगाया और ओम का शंखनाद करके मुझे नामांकन करने की अनुमति प्रदान की। ऐसा आप कहीं नहीं देखे होंगे कि कोई एक आदमी चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो वो खुद लड़ता है और नामांकन करने के बाद आता है समाज में कि भाई साहब हम नामांकन किए, हम चुनाव में खड़े हैं।
हम उल्टा है, हम पहला प्रत्याशी हैं जो पहले पूछ के आए कि भाई ऐसा करें तो आप लोग क्या कहते हैं, अगर आप कहेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और इसका परिणाम हुआ कि जब हम आगे बढ़े तो मेरे साथ समाज के लोग खड़े थे, समाज के हर तबके के लोग खड़े थे, ऊंच नीच जाति कुछ नहीं था, बस अरविंद था, छड़ी थी, उसका रिजल्ट था। हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी सर हमारे आपके ऑफिस में, तो हमने गौर किया सर कि आपके बाजू में एक कुर्सी थी वो खाली थी सर, उसके पीछे कहानी आप मुझे बताएंगे? हाँ, हम कहे ना कि वो 10 रुपया घर से लेकर आए, लोगों से मांग के लाए, वो 10 रुपया पैसा नहीं था मेरे जीवन के लिए या मेरे चुनाव कार्यकाल के लिए, या फिर कहें कि मेरा कार्यकाल के लिए वह 10 रुपए मील का पत्थर है। मुझे 10 रुपए याद कराएगा कि हम किसी के, मेरे माथे के ऊपर ऋण है। और हमने कहा था चुनाव के समय भी कि आप मुझे 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, आप मुझे 10 रुपए देके अपना अधिकार अपने पास रख रहे हैं, और आप मुझसे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि अरविंद, मैंने तुमको चुनाव के लिए 10 रुपए दिए थे, मेरा काम करना है, समाज का काम करना है, जिसको तुम चुनाव जिता के भेजे हैं वह काम करना है। आज तक आप देखो कि भाई 500 रुपए 1000 रुपए देकर लोग वोट खरीदते हैं, और एक बार वो आपको 1000 रुपए दे देगा तो पूरे 5 साल आपकी आंखें नीचे रहेगी, वो ऊपर रहेगा। क्या तुमको तो हम पैसा दिए थे जी, तब तुम वोट दियो। हमने कहा कि आपको हम ये मौका देने वाले हैं कि आप मेयर हो, कहेंगे क्या मेयर साहब मैंने आपको 10 रुपए दिए थे तब आप चुनाव जीते हैं। तो ये तो जनता को मैंने अधिकार दिया, और जनता को अधिकार 10 रुपए के माध्यम से हमने दिया, उनसे वोट भी लिए और इसी पर काम कर रहे। हम संकल्प लिए थे, देखिए ये ना, ये मेरा घोषणा पत्र है, 19 बिंदु है हमारा। हमने संकल्प लिया था कि अगर आपका उम्मीदवार मेयर बन भी गया तो ये 19 बिंदुओं में से कोई एक काम आगामी 6 माह तक पूरा कर लेंगे, तब ही हम कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और बड़ा आपको अच्छा लगेगा, 13 मार्च को मैंने शपथ लिया था जी सर, कल 13 अप्रैल था जी, मैंने 13 अप्रैल को अपने महापौर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की और अब तक मैंने किए गए कार्यों को बताया। आज हमारा 31वां दिन है, मतलब आज हमारा 14 अप्रैल है। मुझे महापौर बने शपथ लिए 31 दिन हुआ है। इन 31 दिनों में मैंने 3 कार्य पूरे किए हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर हमने कहा था कि आपके घर तक आएंगे, हम ऑनलाइन व्हाट्सएप पर दे रहे हैं। हमने कहा था कि हम ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करेंगे, 10 शहर के 10 मुख्य मार्गों पर हम ट्रैफिक लगाने वाले सिग्नल। अतिक्रमण को लेकर हम आगे चल रहे हैं, सब्जी मार्केट को हमने व्यवस्थित किया है, पानी की व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। और शहर में सबसे बड़ी समस्या है वह बारिश, डूब का क्षेत्र है। इसके पीछे कारण क्या है कि छोटी सी बारिश होती है और शहर डूबता है। कारण यह है कि पूर्व के जो कार्यकाल में कोई राजनेता हो, मेयर हो, निगम हो, नाली बनाए, नाली को नालियों से कनेक्ट नहीं किया, और फिर नालाओं को बड़े नालों से कनेक्ट नहीं किया। तो हल्की बारिश होगी तो आपके छत पे पानी पड़ा, पानी नाली में आया, लेकिन नाली पानी कहाँ जाएगा, कहीं तो आउट है नहीं। आउट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका गली डैम बन जाएगा। और हजारीबाग के शहर में ऐसे कई मोहल्ले हैं जो डैम बनता रहा है। जी सर। तो मैं आगामी मई माह तक, ये जो 100 दिन का हमने कार्यक्रम तय किया है, आगामी मई माह तक शहर के सभी नालों का 2 बार सफाई करने वाला हूं। पिछले 15 से भी अधिक सालों से मुख्य नाला की सफाई नहीं हुई थी, अभी मुख्य नाला में हम जेसीबी चला कर सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नालियों का हम मास्टर प्लान बना रहे हैं, और एक केंद्र सरकार की योजना है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के माध्यम से हम बड़े नाला बनवाने वाले हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक हो, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और पहली बार इस बार जब आप देखें कि हमारे शहर में आंधी आया, जी सर, बिजली नहीं कटी। पहले क्या था, आंधी मतलब बिजली गोल, बिजली कट जाती थी, बारिश मतलब नाली जाम, शहर डूब जाएगा। तो ये छोटे छोटे बिंदुओं पर भी हम काम कर रहे हैं। मेरा एक और तरीका है, मैं संघ से आया हूँ, एबीपी में काम कर चुका हूँ, संघ का संसेवक हूँ, अधिवक्ता रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ। हम बैठते नहीं हैं, और हमने कहा कि हमारे जो पार्षद हैं वो 36% मेरे मेयर हैं। और हम सब जगह बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हम किसी को बैठने भी नहीं देंगे, ना खुद बैठेंगे। लगातार हम काम करते हैं, आज सुबह लगातार काम कर रहे हैं, आज भी कई हमने काम किया है। और केवल यहाँ ही निगम ही नहीं, निगम के बाहर क्षेत्रों में भी ऐसे कार्य हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे शहर के लिए प्रेरणादायी होगा, बेहतर बनेगा, लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। तो वो भी हम काम कर रहे हैं।
सर आपने बताया कि आप हजारीबाग के सब बहुत सारी चीज पे काम करेंगे, पर सर मेरा सवाल था कि वो कुर्सी जो आपने बताया कि आप एक 19 जो आपको बताया कार्यकाल में 19 काम करें, उसमें से कोई एक काम 6 मंथ के अंदर होगा तो ही आप उस कुर्सी पे बैठेंगे। पर सर जनता आपको उस कुर्सी के लिए ऑलरेडी चुन चुकी है सर, कि आप उस कुर्सी पे बैठ के वो सारे काम करें। जनता ने मुझे मत दिया है कि आपको काम करना होगा, जी सर। और जनता को यह अधिकार भी है कि हमको जनता में 5 साल बाद जवाब ये देना होगा कि भैया आप अच्छा काम नहीं किए तो आपको फेलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मैं अपनी ओर से सारे टारगेट पूरा करूंगा, जनता को लगेगा कि इसने अपने कार्य को पूरा किया, आप कुर्सी पर बैठना चाहिए, तो जनता मुझे कहेगी मैं बैठूंगा। इसीलिए अभी तक हम खाली रखे हैं। हमने कहा कि कल ही हमने 3 काम बताए हैं कि ये 3 काम हमने पूरे किए हैं, आने वाले समय में और काम करेंगे, लेकिन ये तो मेरी ओर से है ना। जब तक जनता संतुष्ट नहीं हो जाए, जनता को ये लगे नहीं कि काम ठीक चल रहा है, मेरा मेयर ठीक चल रहा है, हम सही चुनाव किए हैं, तो आगे हम कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं तो मेरा कुर्सी यूं ही खाली रहेगा, मैं ऐसे ही चलते रहूंगा। क्या आपने कोई फ्यूचर में सोचा सर कि आप आगे और भी बड़े चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, नाम के लिए काम नहीं करना। नहीं सर, और काम के अगर मान लिया आपने 5 साल में हजारीबाग को जैसे हजारीबाग होना चाहिए वैसे आपने बना दिया, आपके विस्तार जैसे आप सोचते हैं कि हजारीबाग ऐसा होना चाहिए, आपने हजारीबाग को वैसा बना दिया, तो क्या आप आगे और भी इलेक्शन लड़ेंगे एमपी एमएलए के? देखिए, आप बोलो ना टफ प्रश्न कर दिए हैं, मतलब आप चाहते कि हम बताएं कि हम सांसद बनना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे जिस घर की सफाई करने का जिम्मा मिला है जी सर, उसे मैं पूरी तन्मयता के साथ करने वाला हूं। जो परीक्षा मुझे पास करनी है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। ये आवश्यक थोड़ी है कि आपको चुनाव में विधायक ही सांसद बनना है। यह तो एक माप भी तो हो सकता है कि भाई अरविंद ने जब मेयर बना तो ये उसने एक पैमाना बनाया है जी सर, और मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़े, हमसे कोई आगे जाए तो हम तो लोगों को उदाहरण बोल सकते हैं ना। मैंने पहले कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब हजारीबाग के नगर निगम को आप अच्छा कर देंगे तो आप हजारीबाग के पूरे लेवल हम आपके ही प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है, मुझे कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा मुझे करनी है, चुनाव हो तब भी करूंगा, नहीं है तब भी करूंगा। मैं छात्र जीवन में भी करता रहा हूं, जो बाल्यकाल शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्य करता रहा हूं, इसलिए जब ये सारी चीजें नहीं है, हाँ मैं चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए चुना गया मैं उसमें उत्कृष्ट हूं, एक्सीलेंट हूं और टॉप करूं। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को। सर आपके जो ऊपर के सिस्टम है उस पर कोई दबाव है इसके लिए? ऐसे कोई दबाव? भगवती ने मुझे बिल्कुल फ्री बना के भेजा है, जी सर, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मेरी टीम अच्छी काम कर रही है, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर ठीक काम कर रहे हैं, हमारे एएमसी काम कर रहे हैं, हमारे डिप्टी जो मेयर हैं अविनाश कुमार यादव वो बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद बेहतर काम कर रहे हैं। और अब तक का ये 4था बोर्ड है, 2008 से जोड़ेंगे तो ये 4था चुनाव हुआ नगर निगम का, और अब तक का सबसे बेस्ट ये हमारी टीम है। इस टीम से शहर को अपेक्षा है, और यह शहर हम इंदौर की तुलना हम नहीं करेंगे, लेकिन हम राष्ट्र में हम टॉप में रहे, हमारा नाम देश भर में हो, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टोली इसके लिए लगी हुई है। जैसे कि हमारी टीम ने हजारीबाग के कुछ सवाल निकाले जो ऑलरेडी बहुत पुराने हैं, जो इसके समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जैसे एरिया थाना नंबर 140 का एक प्रॉब्लम है सर, वहां पे जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता है, ना ही ऑनलाइन रजिस्ट्री होता है सर। तो वो लास्ट 2 मेयर भी चेंज हो गए, और जबकि हाईकोर्ट से इस पे निर्देश भी आ चुका है सर, सीएम ने भी ऑर्डर दे चुका है, लेकिन इस पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नहीं देखिए, कार्यकाल में बदलाव हो पाएगा? ये आपको खुशी की बात है कि 140 जो हमारा मुद्दा है, जी सर, थाना नंबर 140 हमारा घोषणा पत्र का एक मुद्दा है, और इसमें हम सफल हुए हैं। बहुत जल्दी ही रजिस्ट्री हो जाएगा प्रारंभ, रजिस्ट्री होने का भी आदेश आ गया है, और कोर्ट जिन जो लोग कोर्ट गए इस मामले को लेकर उनको कोर्ट ने आदेश दिया और उनकी रजिस्ट्री भी हुई है। जी सर, तो ये खुशी की बात है कि हम 4था बिंदु जो हमारा थाना नंबर 140 से पूरा हम कर चुके हैं। बस कुछ एक सप्ताह की बातें हैं, वो भी हो जाएगा। हम लोग डीसी से मिलने जाएंगे इस मामले में, उनसे बात करेंगे, और इस पर चूंकि रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रहा है कि सर्वे का काम होना है, सरकार का आदेश आ गया, सारी बातें हो गई, लेकिन 140 में एक पटिया मोहल्ला है, गोलटोली चौक, वहां से आप चले जाएंगे तो बिहारी बालिका स्कूल के आगे तक ये पूरा मोहल्ला जो है वो 140 में आता है। जी सर, और ये अनसर्वेड है, मतलब जब देश आजाद हुआ तो रिटर्न उसमें नहीं मिला,
और रिटर्न नहीं होने के कारण क्या होता है कि चीजें हमारे पास तो है लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बट नगर निगम टैक्स तो वसूल करती है सर उसकी। नहीं, थाना नंबर 144 में टैक्स बहुत कम है, और जो बस हम लोग एक जो लेखा जोखा वही हम कर सकते हैं, शेष कुछ कर सकते नहीं है। तो 140 जो है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, और उसके लिए आपको हम फिर से इसी कार्यालय में बुला के मिठाई खिलाएंगे। अब ज्यादा दिन नहीं, बस 15-20 दिन की बातें हैं। उसमें डीसी आदेश कर देगा सर्वे करने का। हमारे यहाँ पर बंदोबस्त कार्यालय भी है सर्वे का, सर्वे ऑफिस जाएगी तो सर्वे कर लेगी। तो बड़ा मामला नहीं, 2-3 दिनों का मामला है ये। सर ओके, तो बताइए सर आपकी हॉबीज है सर? आप फ्री टाइम में, जैसे कि आप मान लीजिए आप बताएं कि आप हमेशा बिजी रहते हैं काम में, बट फ्री टाइम होता है सर? आप सुबह या रात में सोने से पहले? मेरे लिए कोई फ्री टाइम नहीं है, और मेरा एक ही मानना है, जब जितना समय आपके पास रहे अपना 100% देने का प्रयास कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। अगर 1 मिनट मेरे पास है तो व्यर्थ की चीजों में उसको मत गवाइए। हम ऐसे आप मेरे साथ पॉलिटिकल चर्चा करेंगे तो आपको मना कर देंगे हम कि भाई ये चर्चा आप साथ में क्यों करें, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। जिसका रिजल्ट नहीं हो उस पर बातें नहीं होनी चाहिए। जी समझ सकता हूँ। तो मेरे कोई फ्री टाइम नहीं है, 24 घंटे का समय है, और 24 घंटे को हम 48 घंटे में बदलने का दम रखते हैं। नहीं सर, मैं आपकी हॉबीज पूछ रहा हूँ, कुछ आपको करना पसंद? मेरा एकमात्र हॉबी है इदम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए जो चल पड़े वो करना है। और मैं भगवान से मांगता हूँ, हर हूँ कलेश विकार। दूसरा कि हे प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित करे, ऐसा मैं उनसे वरदान मांगता हूँ। और उसी गति में हम चल रहे हैं। हम गुमला, दुमका, लोहरदगा, सिंहदगा मेरा नाम मुझे हुआ है, और वहां भी हम यही कार्य किए हैं, पढ़ाई के साथ साथ समाज का कार्य करना। जब मुझे नौकरी करने का समय था, सेना में जाने का समय था, तो हम इस क्षेत्र को चुने हैं। तो मेरा शौक है, मतलब आप पूछेंगे आपका शौक क्या, तो मेरा शौक ही है कि सामाजिक कार्य करना, समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य करना, और समाज को जागरूक करके प्रेरित करना। तो ऐसे हमारे काम चल रहे हैं, कई प्रयास हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, और हम जीत के आए तो ये तो परिणाम है। जी सर। क्योंकि पैसा देके जीतता है, हम तो पैसा लेके जीतने वाला है। सर अभी हजारीबाग के बहुत सारे युवा बिगड़ रहे हैं सर नशा के मामले में, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता। देखिए हम शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ना संस्कार हमें मिल रहा है और ना हमारे पास यूनिटी है। तो जब आप पढ़ाई कितना समय करेंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा? जी सर। खाली समय में क्या करेंगे आप? तो आपके पास पैसे हैं, किताब है, स्कूल है, आपके माता पिता स्कूल के लिए आपको कार, बुलेट सब दे दिए हैं, लेकिन आपके पास ना संस्कार है ना यूनिटी है, तो क्या होगा? अगर आपका नैतिकता स्ट्रांग रहेगा, आपके संस्कार स्ट्रांग रहेंगे, आपके माता पिता की आप पर निगरानी रहेगी, तो आपके पास कुछ भी हो जाएगा, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नशा बड़ा केंद्र है, लेकिन नशा के लिए दोषी को है हम। हमारे ऐसे लोग, वो बुद्धिजीवी लोग जो घर में बैठ के केवल फेसबुक चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी समाज के लोग अगर सड़क पर आके सही समाज को सही दिशा देने का काम करेंगे तो ये सब विषय नहीं आएगा। हम अपने थोड़े से लाभ के लिए समाज को धकेल रहे हैं, युवाओं को धकेल रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि पहले क्या था कि मोहल्ला का कोई बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा था तो मोहल्ला का कोई बड़ा आदमी को डांट सकता था, उसको मार सकता था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि किसी बच्चे को आप सही काम के लिए टोक दीजिए तो आपको ठोक देगा। उसके पिता आएंगे, आपको बोलेंगे मेरा बेटा था, आपको क्या समस्या है? वो बर्बाद हो गए, रुक जाए। तो इस समाज में ये सोच आ गया, जब तक ये सोच रहेगा आप समाज नहीं बदलेंगे, समाज नहीं बदलेंगे। तो आप यहाँ पर रामनवमी देखिए कि हमारी हजारीबाग की रामनवमी की प्रसिद्धि थी, धीरे धीरे नशा के चक्कर में हमारा शहर, हमारा त्योहार बर्बाद हो रहा है। इस रामनवमी में 6 हत्याएं हुई। ये हत्या डीजे या आदि को विषय लेकर नहीं हुआ, ये हत्या रंजिश को लेकर हुआ, ये हत्या नशा को लेकर हुआ। तो हमें अगर कुछ करना है तो सालों भर इसी समय काम करना होगा, आगे आना होगा, झकाना होगा और सख्ती करनी होगी, बच्चों पर निगरानी करना होगा, तभी होगा। सर जैसे कि आपने बताया बच्चों पर निगरानी करनी होगी। सर जैसे कि आपका जो जन्मभूमि है चतरा, सर ये जो नशा है वो चतरा से ही निकला है सर? तो जो आज हजारीबाग के जो आधी से ज्यादा युवा आज बिगड़े हैं, ये हम इसको नहीं मानते हैं कि चतरा से निकला, हम ये नहीं कहेंगे। अभी आप खूंटी चले जाइए, आप खूंटी का तमाड़ है, आप गुमला चले जाइए, आप सीमावर्ती क्षेत्र बिहार का चले जाइए, इससे कई गुना अधिक मिलेगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि 2005-7 में प्रयोग के तौर पर कुछ लोगों ने अफीम की खेती की थी जी, लेकिन अफीम की खेती को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम जैसे लोग।
हर गांव में आज चुनाव हुआ है और पंचायत में मुखिया है, वार्ड पार्षद है। खेती करने वाले लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आ रहे हैं। जी सर। खेती करने वाले यहीं के लोग आम लोग हैं। और यहीं के लोग पैठ बना के काम करते हैं। शराब की बात हो, अफीम की बात हो, अभी तो आप देखेंगे कि 1 माह पहले इचाक थाना में एक प्राइवेट ड्राइवर था, वही अफीम बेच रहा था। तो अब आप किसकी बात करेंगे? जिसके ऊपर नशा को रोकने का जिम्मा है वही उस काम में संलिप्त है। आप कभी कभी देखते होंगे कि वो कारोबार में कोई जनप्रतिनिधि पकड़ा गया, कोई एक छात्र पकड़ा गया, ये ऐसे ही हो रहा है। हमारा नैतिकता कमजोर हो रहा है, हमारे संस्कार कमजोर हो रहे हैं, हमारी यूनिटी कमजोर हो रहा है, हमारा समाज कमजोर हो रहा है। जब ये सब चीजें कमजोर होगा तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हर घर में अफीम बिकेगा, हर घर में अफीम पिएंगे लोग और नशा के गिरफ्त में आ जाएंगे। आप हमारा शहर को देख लीजिए। सर आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे हजारीबाग में? हम पहली चीज कि शिक्षा में, ऐसे अभी नई शिक्षा नीति में संस्कार जोड़ा गया है, रोजगार से जोड़ा गया है। आप देखेंगे पहले कि बढ़ई का बेटा, पूर्व में 90 से पहले जाएंगे तो बढ़ई का बेटा पढ़ाई करने के साथ साथ लकड़ी का काम करता था। इसके 2 कारण थे। एक कि खाली समय बैठेगा तो गलत काम करेगा, वो खाली बैठा नहीं। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी नहीं लगा तो उसके हाथ में टेक्निकल चीजें थी, काम करते रहा, ठेका लेते चला गया और परिवार चलते चला गया। अभी क्या है कि अभी का छात्र पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं है। अंत में क्या कर रहा है? वही आप देखेंगे बड़े बड़े क्राइम कर रहा है। कोविड काल में हजारीबाग से 3 लोग पकड़े गए थे, तो तीनों के तीनों इंजीनियर्स थे। मोबाइल चोरी, छीनते, लूट में पकड़े गए थे। एक उसमें जो था वह चीन में इंजीनियरिंग कर रहा था, एक यूक्रेन में था और एक तो आज आतंकी है और जेल में बंद है। तो खाली समय अपने बच्चों को नहीं दें, किसी न किसी काम में उसको लगा के रखें। खाली समय बर्बादी का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आपको अपने बच्चों को बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसका हर शौक को पूरा नहीं करे, या ध्यान रखें कि शौक उसका क्या है और कौन से उसके भले के लिए, कौन उसके बुरे के लिए। तो भला बुरा का हम पहचान सीख जाएंगे, समाज से आपका संबंध शुरू हो जाएगा तो होगा। आज जितने लोग परिवार बर्बाद हो रहा है ना, ये एकल परिवार के लोग हैं। माँ जॉब में, बाप जॉब में, उनके पास बच्चों के लिए पैसे देने के लिए है, समय नहीं है। बच्चों को कौन पाल रहा है? तो आया पाल रही है। तो आया से क्या उम्मीद करेंगे आप? क्या आया रामायण की कहानी सुनाएगा आपको, महाभारत कहानी बताएगी? नहीं ना। आया का भी तो अपना काम होगा। जी सर। तो ये जो चीज है ना, एकल परिवार, पैसा 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 पैसा, यह एक दिन परिवार को ले डूबेगी। कितना परिवार डूब गया है। हमारे शहर में कई ऐसे हिस्से हैं जो घर बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे विदेश में हैं। हम 2 हमारे 2, अब हम 2 हमारे 1 और 1 भी 40 साल के बाद। जी। तो ये जो जनरेशन गैप होगा ये आपको विनाश की ओर लेके जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, सीधा सा बात है, मैं महापौर हूँ, चीजें मैं स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भविष्य में क्या होगा। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उतना करूंगा। जब जहां रहूंगा अपना 100% दूंगा। मुझे खोना क्या है? भगवती कृपा से मेरा हाथ पैर सही सलामत है। चावल है घर में, खेती कर सकता हूँ, बढ़ई का बेटा हूं तो लकड़ी भी काट सकता हूँ, अधिवक्ता हूं तो वकालत करूंगा, पत्रकारिता मुझे आती है। तो मैं एक चीज और, हम जब मैट्रिक में थे ना, तो हम कंपाउंडर वाला जो था काम बोलते हैं ना, वो सुई देना, वो भी हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी थे, उनके पास हम सीखते थे। तो ऐसा नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्राथमिक चिकित्सा आपका मैं कर सकता हूँ, तो सुई लगा दूंगा, चढ़ा दूंगा, पानी पट्टी लगा दूंगा। तो ऐसे हर छात्र को ऐसा होना चाहिए और नई शिक्षा नीति में इसकी वकालत की गई। अभी हम नमन विद्या विद्यालय गए थे। नमन विद्या विद्यालय में वहां के डायरेक्टर हैं विवेक जैन साहब, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। हम उनके जब कैंपस में गए तो कैंपस लगा किसी इंटरनेशनल स्कूल में आ गए हैं, लेकिन एक कोना में मैंने पॉली हाउस देखा तो पूछा भाई साहब ये क्या है, आइए दिखाते हैं। हम जब पॉली हाउस में गए तो देखे हर छात्र का नाम है, उसके नीचे सरसों कोई लगाया है, कोई गेहूं लगाया है, कोई गाजर लगाया है, कोई मूंगफली लगाया, कोई गन्ना लगाया है। हम आश्चर्य ये क्या चल रहा है भाई? बोला कि हम अपने बच्चों को खेती कराते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए हमारे खेत में धान कैसे उगता है, गाजर क्या होता है, सोयाबीन क्या होता है, बैगन बेदाम क्या होता है, सलजम क्या होता है। ये नई शिक्षा नीति में शामिल की गई है और नमन विद्या से विद्यालय इसको करके दिखा रहा है। हम आप लोगों को कहते हैं कि हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए, हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए और बच्चों को बताइए
नहीं तो भविष्य में क्या होगा, एक था जंगल, जैसे हम कहते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, अभी आएगा एक था जंगल एक था पानी। जी इनसे बचने के लिए हम सबों को थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा, महापुरुषों के विचार को आत्मसात करना पड़ेगा और आंख बंद करके आत्म मंथन करना होगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो हमने क्या दिया, क्या हमारे पास चीजें हैं जो हम कह सके हमने देश के लिए किया? कुछ नहीं है। देश के लिए कहने के लिए कुछ नहीं कि हम देश के लिए कुछ दिए हैं। तो अधिकार की बातें सब करते हैं, एकदम लोग संविधान खोल के बैठ जाते हैं कि अधिकार अधिकार अधिकार, अरे कर्तव्य की बातें कौन करेगा? जी सर। और जिस दिन हम कर्तव्य की बातें करना शुरू कर देंगे, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। सर आपने बताया कि आप नवन विद्या स्कूल गए थे, तो वहां पे आपने बताया कि टीचर्स जो है वो बच्चों को एग्रीकल्चर सिखा रहे हैं। जी सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हजारीबाग में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए अभी। नहीं, मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। जी सर। आपके घर में एसी आता है, रिमोट आता है, मोबाइल आता है, तो आपको पूरी जानकारी होता है क्या? कुछ चीजें हमारे यहाँ ऐसा है जो समय और उम्र के साथ स्वतः लोग सीखते हैं। जी सर। आज के समय में जो जिस तरह की चारित्रिक घटनाएं हो रही है, पूर्व में इस तरह की चारित्रिक घटनाएं नहीं थी। अब 6 क्लास के, 5 क्लास के, 4 क्लास के बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे? सर एक रिस्पेक्ट करना सिखाना उन्हें, कि वो रिस्पेक्ट क्या होता है सर। तो संस्कार की तो बातें हम कर रहे हैं आपसे पहले। जी मैं समझ रहा हूँ सर। अगर पिता बच्चे को बोले घर में हो और बोले जा बेटा अंकल बोले पापा घर में नहीं है, तो बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाया? उसके पिता ने सिखाया। हम मोबाइल देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं और बच्चा बोले मोबाइल मत देखो, तो बच्चों को लापरवाह कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। हमारा बच्चा कहीं नहीं गया, घर से बाहर निकला नहीं, फ्लैट से बाहर निकला नहीं, वो बदमाश हो गया। आप सुनते हो कि मेरा बच्चा बदमाश हो गया, माँ को सुनता नहीं है, बाप को सुनता नहीं है। बच्चा जब कहीं गया ही नहीं, बच्चा किसी से मिला ही नहीं और आपकी सुनता नहीं, तो कहां सीख गया? इसका मतलब आप दोनों में गड़बड़ियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकल परिवार हिंदू समाज के लिए, देश के लिए घातक हो रहा है। आप इस कुछ कहना चाहेंगे ये सब जो पेरेंट्स हैं अपने बिल्कुल कैसे एकदम, अगर सबसे जरूरी अगर कुछ है तो अपने परिवार में संस्कार, और संस्कार कहीं मोहल्ले से नहीं आएगी, संस्कार अपने घर से शुरू होगा। और अगर संस्कार बच्चों में देना है तो संस्कार स्वयं से शुरू करनी होगी। हम अपने माता पिता को सम्मान देना शुरू करेंगे तो बच्चे अपने माता पिता को सम्मान देंगे। बच्चों के सामने हम अपने माता पिता को डांटेंगे, उल्टा पलटा बोलेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो बच्चे तो प्रैक्टिकल करेंगे ना। जी सर, बच्चे जल्दी सीखते हैं। हाँ सर, हजारीबाग की टॉप प्रायोरिटी क्या रखेंगे आप? हजारीबाग में आपको कुछ जल्दी, देखिए भगवती ने हजारीबाग को कुछ अगर दिया है तो झील दिया है। जी सर। आप भोपाल जाएंगे, भोपाल झीलों की नगरी है, हमारा हजारीबाग भी झीलों का शहर है। झील का इतिहास आने वाले समय में आपको झील हम बहुत बेहतर बना कर देने वाले हैं। मेरी प्राथमिकता सूची में झील है। एकदम झील हम इस तरह बनाएंगे कि उसमें नो व्हीकल जोन होगा। आपको हम साइकिल वहीं देंगे, आप आइए, स्कैन कीजिए, इंटर प्रवेश कीजिए, साइकिल लीजिए और करीब 7-8 किलोमीटर झील के अंदर चलाइए। हम ऐसा करने वाले हैं। दूसरा, ट्रैफिक की बातें आप सब कर ही चुके हैं कि हम ट्रैफिक ठीक करने वाले हैं, अतिक्रमण ठीक करने वाले हैं, फुटपाथ को बचाने वाले हैं। हम वैसा आदमी नहीं है, हमारी टीम एक अच्छा काम कर रही है। आप जरूर उसको बताएं कि हमारी म्युनिसिपल यह पहला काम कर रही है कि हम बसाने की सोच रहे हैं। हम बसाने की सोच रहे हैं, फिर उसको विकल्प दे रहे हैं। भैया आप, हमने वहां दुकान खोला, आप वहां जाइए, वहां बाजार चल रहा है, आप वहां नहीं जाएंगे तो हम उससे बोलेंगे तुम ही बताओ तुम कहाँ जाओगे। हम उसको विकल्प भी दे रहे हैं और वो नहीं आता है हमारे विकल्प पे, या तो फिर हम उसको हटाने की सख्ती भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चीजें एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जी सर, आपने बताया कि जो रोड के साइड में जो होते हैं हॉकर जो भी सामान बेचते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, बट सर उन्हें पूरा हटा देना तो भी सॉल्यूशन नहीं है सर। क्या हम तो वही तो आपको बता रहे हैं कि हम पहला हमारा म्युनिसिपल है जो हम उसको वैकल्पिक उपाय दे। जैसे यहाँ सरकारी बस स्टैंड के पास लोग सड़क पर रोड लगा वो सब्जी बेचे थे, देखे थे ना, जी जाम होता था सुबह सुबह। हमने उनको विकल्प दिया, सब्जी मार्केट बना के दिया, भैया आप वहां बन गए, आप वहां शिफ्ट होइए, नहीं तो आपको हम उठा देंगे। तो शिफ्ट हो गया। अगर आप उन्हें नया प्लेस दे रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस रोड में बगल में आप देखिए पूरा रोड जाम होता था, हम उनको जगह दिया कि वहां चले जाइए। तो ऐसे सबको दे रहे हैं। और शहर में हम जो अभी आप देखेंगे कि हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने एक कैंपस खड़े था जिसका हम उपयोग कर रहे थे ट्रैफिक के लिए। जी सर, हम उसको वेंडर के लिए उपयोग करने वाले हैं।
शहर के फुटपाथ पर जो लोग हैं उनको हम वहां बसाने वाले हैं, उनको जगह देने वाले, एक नया मेडिकल कॉलेज के अपोजिट साइड सामने हम एक नया मार्केट वहां खड़ा करने वाले। तो ऐसा नहीं, हमारे पास योजना है, हम योजना पर काम कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि हमारी टीम अच्छी है, हमारे डिप्टी मेयर अच्छे हैं, हमारे कमिश्नर अच्छे हैं, हमारे एएमसी अच्छे हैं, मेरे डीएमसी अच्छे हैं, मेरे पार्षद तो हीरा हैं। जी सर। आप इन बातों को जरूर बताएं। देखिए क्या है कि एक अच्छी टीम आती है ना तो शहर का पीछा होता है, और शहर का मेयर हम लोगों से चुन के गया है। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, मेरा कोई परिवार लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम कह सके कि हमारे पास बहुत बड़ा धनवान है या फिर पॉलिटिकल करियर में सब कुछ नहीं मेरे पास। और मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, ना अपना घर है, ना चतरा में घर है, किराए घर में रहता हूँ, हाँ लेकिन मस्ती से रहता हूँ, खूब खुश रहता हूँ, और दूसरों की खुशी मेरी खुशी होती है। इसलिए कहता हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तिन्ह लोक उजागर, है ना। और अंतिम दिन यही है कि हर हूं क्लेश विकार। तो जब आपका मन को क्लेश नहीं रहेगा, आपको विकार नहीं रहेगा, आप में कोई जलन नहीं होगी, तो चीजें ठीक होगी, ना लेना ना देना। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो जो भी नए युवा है, जनरेशन जी जैसे कहते हैं, जेन जी जनरेशन, आप उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे सर? ये देखिए, ये शब्द ही बेकार, जेन जी, व्हाट इज जेन जी, क्या है जेन जी? जनरेशन जेन, कुछ भी आप बोल दीजिए भाई, आप सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति में जाइए। जी सर। अब पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। जी सर। मैं कौन हूं ये आपको जानना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। हम सब पढ़े हैं भारत कृषि प्रधान देश था। जी सर। है ना, किताब में है ना, ये पढ़े हैं सब लोग। जी सर। अब मुझे बताइए, अगर भारत कृषि प्रधान देश था, अंग्रेज और मुगल अपने साथ क्या ले गए? धान, गेहूं, चावल क्या ले गए? आप बताएं मुझे, क्या ले गया? हमारे रिसोर्सेज लेके गए वो, सोना लेके गया बहुत सारे। क्यों? तो भारत तो कृषि प्रधान देश था, तो सोना कहां से ले गया वो? इसका मतलब ये था कि जो मुझे पढ़ाया गया, सोने की चिड़िया कहते हैं सर, जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे आज पढ़ाया जा रहा है, वो गलत पढ़ाया जा रहा है। जी सर। मैं फिर से पूछता हूँ कि जब पूरा विश्व में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तो भारत में 64 विषयों की पढ़ाई होती थी। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में आज है। तो हम तो उस संस्कार के हैं जहां पे हम धूप देख के समय बोलते हैं, AM PM हम दिए हैं, 0 हम दिए हैं, शस्त्र हम दिए हैं, साइकिल चलाना हम दिए हैं, मोबाइल हम बता रहे, खगोल का ज्ञान तो हमें, अगर मुझे खगोल की जानकारी नहीं होती तो हम बोलते भूगोल। बताइए, हम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, अरे हम तो जानते हैं ग्रह को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे पहले हम साइंस हमारे यहाँ डेवलप था। हम तो ऐसे धूल उड़ा कर बोल सकते हैं कि कौन सा मौसम चल रहा है, पंछी का फुदकना से हम समझते हैं कि अब बारिश होने वाला है, जहां दीमक लग रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि वहां भूकंप का असर नहीं होगा। अरे भाई, हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम उतने विद्वान लोग थे, और बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सोनार, कांसेकार तो विश्वकर्मा पुत्र है। हम तो विश्वकर्मा पुत्र, मैं बढ़ई हूं साहब। इसलिए हमने कहा कि चीजें पहले बेहतर थी, आज नहीं है। विषम परिस्थिति में हमारे लोग अपने आप को जिंदा रखा, अपने धर्म को जिंदा रखा, अपने ग्रंथों को जिंदा रखा। लोग माथे पे मैला ढोना स्वीकार किया, धर्म नहीं बदला। अभी चीजें आसान हैं तो लोग धर्म बदल रहे हैं, 5-5 किलो में लोग धर्म चेंज कर दे रहा है। जी। अच्छा कौन था? और फिर हमारा देश सोने का चिड़िया कैसे बनेगा? आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, लोग महामानवों को बोलते हैं। कई उनकी डिग्रियां हैं, उनकी प्रतिमा तो विदेशों में भी स्थापित की गई है। जी सर। अगर उस विषम परिस्थिति में एक व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं था, समाज का तिरस्कार था, उसके बड़ौदा के राजा ने उसको पढ़ने के लिए पैसे दिए, उसको विदेश भेजा, और उसने अपने दम पे वहां पर काबिलियत के दम पर अपनी प्रतिमा तक लगवाया। चीजें आज अनुकूल है। हम क्या किए हैं? कितना हम रिसर्च कर रहे हैं? हम कहाँ गए हैं? हमारे वेदों में सारी चीजें हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हमें तो पृथ्वी से सूर्य गणना मालूम है। जी सर। है, लंका से हम पुल बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ तो हम जो हमारा चैत्र देख रहे हैं, तो हमारा तो वर्षीय शुरू होता है बसंत मौसम से, जब देवी की आराधना करते हैं। तो हम तो विज्ञान को मानने वाले उस मानस पुत्रों में से हैं। और हम लोग जाति किसी का हो, गोत्र शांडिल्य होगा, है ना। जी सर। सारे सप्तऋषियों के नाम से हमारा गोत्र चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं। लेकिन दुर्भाग्य है
कि हम इन चीजों पर नहीं गए, अपने पूर्वजों को याद नहीं किए, अपने ज्ञान की परंपरा याद नहीं की, अपने विज्ञान की परंपरा याद नहीं की, हम आधुनिक युग में जीना शुरू कर दिए, हम जीन्स पहनना शुरू कर दिए। मैं एक मिनट आपको और लूंगा, मैं लूंगा आपसे एक मिनट। जी जी आपसे मैं प्रश्न करता हूँ आज, आप मुझे बताइए कि ये शर्ट जो पहने हैं आप, जी सर। जो अभी जीन्स पहने हैं ना आप, जी सर। ये जीन्स आपके माँ पहन सकती है क्या? नहीं सर। बाबूजी पहन लेंगे? हाँ वो पहन सकते हैं पर वो नहीं पहन। छोटा भाई पहन लेगा? छोटा भाई तो मैं ही छोटा हूँ घर पे। नहीं पहन सकेगा? नहीं। जीन्स कितने का आपका है ये? तो नॉर्मल जो कॉस्ट होता है जीन्स का उतना ही। 1000, 2000, 2000, 5000 का होगा? एवरेज सर। अब आप मुझे बताइए कि आपका जीन्स जब फट जाएगा तो क्या करेंगे? जीन्स जब फट जाएगा तो क्या करेंगे आप? यूज नहीं करेंगे। फेंक देंगे? जी सर। आप 21वीं सदी में जीते हैं और कहता है ये विज्ञान का युग है। अब मुझे बताइए, आपके पिताजी धोती पहनते थे? जी सर पहनते। दादा आप धोती पहनते थे? जी पहनते। क्या धोती आपकी माँ पहन सकती है? नहीं। क्यों नहीं पहनेगी? छठ में पहनता है लोग। हाँ सर पर वो धोती नहीं होता मतलब। धोती पहन सकती है। हाँ। धोती आपके बड़े भाई पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं। आपका धोती आपका बड़ा भाई पहन लेगा? पहन सकते। इमरजेंसी में छोटा भाई पहन लेगा? बिल्कुल सर। आप बाजार जाएंगे तो धोती क्या करेंगे? सब्जी बांधवा सकते हैं। अगर आपको कुआं से निकालना है पानी तो उसका रस्सी बना सकते हैं आप। जी सर। सोना हो तो उसको बिछा सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं ना। और जब फट जाए तो क्या करेंगे उसको? आप उसको दूसरा उपयोग में भी ला सकते हैं। गेंदरा सी लेंगे, जब इतना बड़ा बचेगा तो दिया का बत्ती बना लेंगे। जी सर। तो 500 रुपया में धोती खरीदे, पूरा खानदान पहन लिया, सब्जी ले आए, पानी भर लिए, ओढ़ लिए, बिछा लिए, गेंदरा बना लिए और दिया का बत्ती लगा लिए। तो कौन अधिक समझदार था, आज के लोग हमारे, हम या हमारे पूर्वज? सर समझदार तो हमेशा पूर्वज ही रहेंगे। हमारे पूर्वज को इसका मतलब विज्ञान की जानकारी थी, इसलिए धोती चुने वो, और हम क्या चुने? जीन्स। जीन्स। ऐसा हम लोगों को स्वयं को पहचानना होगा, अपने पूर्वजों पर विश्वास करना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा, समझना होगा, रिसर्च करना होगा, और ये सब अगर हम आगे करेंगे तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और एक चीज और, जब कभी आपको कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले, कोई दुनिया तक की ताकत नहीं दे सके, तो आप वेद की ओर जाइए, आपको वेद में आपका प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बिल्कुल सर। लेकिन आपने बताया कि आप ये जो नया चीज अडॉप्ट किए, जीन्स पहनना, शर्ट पहनना, सर बदलाव ही प्रकृति का नियम है सर, तो बदलाव तो जरूरी है। क्या बदलाव प्रकृति के नियम है? अब मैं आपसे फिर से प्रश्न करता हूँ। जी सर। हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था और उसकी पूंछ गायब हो गई। जी सर। है ना? इन्हें पढ़ते हैं, तो भैया शेर की पूंछ क्यों गायब नहीं हुआ? सर इवोल्यूशन होता है सर हमारे शरीर में। मैं पूछता हूँ, तो गायब हुआ पर पूंछ का जो टेल बोन है वो अभी भी गायब नहीं हुआ है। टेल बोन अभी भी बॉडी में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पूंछ मनुष्य का ही क्यों गायब हुआ? शेर का भी गायब होना चाहिए था। सर इसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि जो भी कैटेगरी के हमारे यहाँ आइएगा, हमने कहा ना कि जो भी प्रश्न पूछने वेद में आइए। ये जो भ्रम की चीजें हम पढ़ते हैं ना, हम शुरू से बोल रहे हैं कि हमें भूगोल की जानकारी थी इसलिए हम खगोल की बातें करते हैं। अब कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें उसका धर्म ग्रंथ खगोल की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, भूगोल की बात करता है, दर्शन की बात करता है, कृषि की बात करता है, समाज की बात करता है? कोई ऐसा और अन्य धर्म के बारे में बताइए जो इन सब चीजों की बात करता हो? जी सर। हमारे धर्म ग्रंथ इस सब पर बात करता है, शेष किसी और को बताइए। सर देखिए आपने बताया कि हमारे धर्म सारी चीजों को बात करता है, बट हमारे धर्म होने के बावजूद दुनिया में जितने भी तरीके के इन्वेंशंस हुए हैं सर, जितने भी तरीके के इन्वेंशंस, वो सारे जूइश लोगों के द्वारा हुए हैं ना। इन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ना आप यहाँ पे यूज हो रहा है लाइट्स, कैमरा, बात ना 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 आप इस पर प्रकाश डालिए सर थोड़ा। एकदम गलत हैं आप। अंग्रेज 1600 ईस्वी के बाद हुए कि पहले भी हुए? वो पहले भी थे सर। तो 1600 ईस्वी पहले का एक भी हमको दिखा दिया इसका। अगर अंग्रेज पढ़े लिखे थे और उन्होंने साइंस किया, इजाद किया है, तो मुझे एक भी एग्जांपल दिखाइए कि अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा। हमने कहा सर पहले मैं पास्ट में अभी भी बात कर रहा हूँ सर, अभी भी तो लोग नहीं कर रहे ना इन्वेंशन। मैं बता रहा हूँ कि आप अपने वेद को पढ़िए। मैंने कहा कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधु फल जानु। ये तो तुलसीदास ने 1500 ईस्वी में लिखा था। नासा तो अभी आई भाई साहब, तो फिर हम वो गन्ना कैसे सटीक कर लिए? हाँ ये बात तो मैं एग्री कर रहा हूँ सर आपकी बात, बट सर मैं इन्वेंशंस, मैं हमारे यहाँ 40 छात्रों पर एक शिक्षक होते थे। आप तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाइए, वहां के गेटकीपर इतने विद्वान होते थे कि वो आपसे प्रश्न कर ले तो आपका नामांकन होता था। मैंने कहा कि जब पूरे विश्व में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, तो हमारे यहाँ 64 विषयों की पढ़ाई होती थी तक्षशिला में। हमने कहा ना कि ये 12 घंटा ही क्यों,
दिन का 12 घंटा है क्यों, 24 घंटा है क्यों, 365 दिन है क्यों? जी सर। अगर हम विज्ञान में पीछे थे तो हम 365 दिन कहते, वही से होता है, हमारे यहाँ आता रहता है एक दिन का। सर बट ये जो मैं आप जो बता, जिस बात मैं बात कर रहा हूं जी, आपकी माँ मेरी आंटी लगती है, आपकी माँ मेरी आंटी लगती है। अब मुझे डिफाइन कीजिए कि आंटी हम किसको बोले? आप चाची को, मौसी को, फूफा को? सर तीनों को यूज होता है आंटी। किसको बोले हम? आप मेरे आंटी के बेटा हैं, बताइए। हाँ तो ये आप मेरे आंटी का बेटा है। हाँ। जिसका शब्दकोश ही कमजोर हो, जो रिश्तों को परिभाषित नहीं कर सका, वो क्या विज्ञान की बातें करेगा? पूरा वर्ड होता है सर। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरा वर्ड आप मुझे बताइए। सर मैटरनल आंटी होता है, पैटर्नल आंटी होता है। मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ के जो रिश्तेदार थे, और पैटर्नल पापा की तरफ के अच्छा, रिश्तेदार थे। आप बोले मैटरनल, मैटरनल आंटी बोले, उसका मतलब क्या होता है? हाँ सर, वो उसका मतलब हुआ कि जो हमारी मम्मी की तरफ के जितने भी रिश्तेदार थे, वो मैटरनल सारा वर्ड यूज होता है। अब हम बोले फूफा, तब क्या समझे आप? वो पैटर्नल की तरफ से जाएगा सर। तो आसान क्या चीजें हुई? आसान मैं समझ रहा हूँ सर, ये चीज तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम फूफा आपको बोले तो मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी को फूफा बोल रहे हैं मतलब मेरे पिता की बहन का पति ही होगा वो। तो वो सिस्टर इन लॉ सर है। सुन लीजिए आप, अगर हम किसी को अंकल बोल रहे हैं मतलब मेरे पिता का ही भाई होगा वो। जी जी। हम किसी को मौसा बोल रहे हैं मतलब तो मेरी मौसी का, मेरी माँ की बहन का पति होगा। हमारे धर्म में रिश्तों को परिभाषित किया है। आपको अंग्रेजी में रिश्तों को परिभाषित करने के लिए 5 और अन्य शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। हम समझ, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ शुरू का होता आ ई उ ए ओ औ अंग, ये स्वर वर्ण है। फिर इसका होता है व्यंजन वर्ण, क्या खा लगा, तालु से बोलना है, उससे बोलना। अरे साइंस की बातें अगर करना है तो सनातन में आओ भाई। आपको मैं बता दूं, भोपाल गैस कांड हुआ था जी सर, उसमें 10,000 लोग से अधिक लोग मरे थे जी। एक परिवार सुरक्षित रह गया था, वह था मेहता परिवार। वो कैसे रहा था? जब वो घटना हुआ था उस समय अपने घर में यज्ञ कर रहा था। और जहां औषधियों के साथ घी जलेगा ना, वहां से कोई परमाणु रिएक्टर काम नहीं करता। ऐसा तर्क जो भी दीजिए, आप तर्क करना है तो आइए, वेद के साथ बैठिए। हम ओपन चैलेंज करते हैं, हमारी टोली है, आप आइए। मैं साइंस की बातें करूंगा, आपसे विज्ञान की बातें करूंगा, और हम बताएं कि विज्ञान किसने दिया। आप हमारे मंदिरों में जाइए, आपको मोबाइल भी मिलेगा, आपको 3D गर्भ में बच्चा वो भी मिलेगा, आपको स्लाइडिंग मिलेगा, आपको साइकिल मिलेगा। हम परमाणु के बारे में जानते थे, रामायण महाभारत के युद्ध में आप पढ़े हो, कहानी में पढ़े हो कि भगवान राम ने चलाया तो 1000 बाण गिरे और वहां से रावण ना तो टकरा गया। अभी आप देख रहे हैं ना, चल रहा है ना इजराइल में, टकरा रहा है कि लोग टकरा रहा है। तो हम ये तो आज बनाया बम, हम तो पहले जानते थे। इसलिए अणु और परमाणु का सिद्धांत हमारे यहाँ है। ये हिंदी शब्द कहाँ से आ गया? जी सर। शुक्र ग्रह बृहस्पति की बातें हम करते हैं, मंगल की बातें, तो मंगल नाम कहाँ से आ गया? चांद पर जो 14 दिन का होता है रात, 14 दिन का सुबह होता है। ये कैसे हम जान गए? हम अगर हम जानते हैं विज्ञान में तो थोड़ी चीजें हमें पढ़नी होगी, क्योंकि हम बातें चुनाव कर रहे थे महापौर का, हम बदल गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, और बेवजह का हल्ला से बढ़िया है एक तार्किक बातें होनी चाहिए। हमारा आर्य समाज यहाँ चलता है नवाबगंज में, आप कभी आइए और वेद की ओर पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। हमारे महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मिलावट हो गई है, ठीक है, मिलावट हो गई, इस कारण शब्द की संख्या बढ़ गई है, और जो जिस हिसाब में संस्कृत को समझा उसको अपने भाषा में लिख दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज से अनर्थ हो गया। चिंतन की जगह चिंता हो गया। चिंता और चिंता में क्या अंतर है? बिंदु का ना, चिता और चिंता की बात करें तो चिता मतलब क्या? दाह संस्कार, और चिंता मतलब किसी बिंदु पर बात करना। बिंदु का अंतर है। पर बट अब इसको तो चेंज करना होगा ना, अडाप्ट कर लिए लोग इस चीज को, तो अब चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बदल रहा है, बदल रहा है, युवा बदल रहे हैं। अब लोग शिखा रखना शुरू कर दिए हैं। जी सर, ठीक है, हम बदल रहे हैं। अब हम हवन शुरू कर दिए हैं, हम मंत्र बोलना शुरू कर दिए हैं, और आपको हम बहुत चीजें बोलने के लिए आज हम लोग लगे हुए हैं किसी और विषय में, तो फिर कभी हम लोग बातें कर लेंगे। बिल्कुल सही से। सर, पब्लिक को अक्सर मेयर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता होता, तो आप थोड़ा प्रकाश डालें कि जो महापौर होते हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? देखिए, महापौर की अपनी गरिमा है। जी। महापौर का मतलब
अपने नगर क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति। जिस तरह का प्रोटोकॉल राष्ट्रपति के साथ होता है, जी सर, जिस तरह का प्रोटोकॉल आप देखेंगे कि गवर्नर में होता है, इस तरह का प्रोटोकॉल मेयर में होता है। मेयर की अपनी गरिमा होती है, वो अपने नगर का पिता होता है जी प्रथम व्यक्ति। तो एक सामान्य व्यक्ति को बड़ी अपेक्षा होती है, लेकिन जब हम स्वयं मेयर बन के आए हैं, अब चूंकि मेयर बने हैं तो उसे गरिमा है, और गरिमा को मुझे पालन भी करना है, जन सम्मान के साथ में बना भी रहना है, लोगों से मिलना भी जुलना भी है, और अपना परिवार का व्यक्तिगत जिंदगी को देखना भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है करना है। ये थोड़ा टफ होता है, हाँ, लेकिन जैसे कि महापौर का निगम क्षेत्र में जो भी संस्थाएं आती हैं उसके अंडर का होगा। व्यवस्था अलग अलग होगी, संस्थान अलग अलग होंगे, संस्थानों को अलग अलग करें, लेकिन वो सब पार्ट हमारा निगम का पार्ट होगा। बेजारी बाबू बैठने वाला है सर 2 पार्ट में। हाँ, उसमें फिर क्या है कि निगम का काम क्या है? जन सुविधा बहाल करना, नली, पानी, गली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 बिंदुओं पे हम काम करते हैं। बिजली सुव्यवस्थित रहे, इसके लिए हम काम करते हैं। शहर में प्रकाश रहे, सड़कें अंधेरी नहीं रहे, सड़कें बढ़िया रहे, इसका भी काम निगम का है। क्योंकि महापौर अपने कार्यालय का प्रधान होता है जी। 2011 के बाद हमारे म्युनिसिपल एक्ट के माध्यम से झारखंड में महापौर का जो पावर था उसे कम किया गया, लेकिन महापौर अपने प्रधान जनता के प्रति भी होता है, और जन सम्मान को जवाब देने के लिए महापौर को सामने आना पड़ता है। तो ये एक बड़ा दायित्व है, उसको कैसे निभाना है, कैसे बढ़िया करना है, कैसे बिंदुओं को साथ लाना है, एक चुनौती है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन चीजों को ठीक ढंग से हम अगर कर पाते हैं, समाज को दिखा पाते हैं, बता पाते हैं, तो फिर आगे की हम सोच सकते हैं, आगे जनता हमें पास का नंबर देगी, नहीं तो हम फेल कर जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जनता ने मुझे सराखों में बैठाया है, और आप ही ने बताया कि बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग पीछे रह गए हैं। जी सर। कोई करोड़ रुपए खर्च किया इस मामले में, सारी शक्ति लगा दी। तो जिस उद्देश्य से लोग मुझे लाए हैं उसे मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए हम कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, मैं घर में नहीं बैठता हूँ, तो लगातार मैं चलते रहता हूँ। जन समान, जन सुलभ बनना है, अधिक से अधिक जन तक सुविधा पहुंचाना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर ये डेली मोटिवेटेड रहने का राज कहाँ से आता है सर? संघ की शाखा में आइए ना, सीख जाएंगे आप। सर आपके हिसाब से एक अच्छे महापौर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है सर? स्वयं के प्रति कठोर, दूसरों के प्रति सरल। मान और अभिमान राष्ट्र के लिए होना चाहिए, ठीक है, और राष्ट्र के कार्य के लिए मान क्या और अभिमान क्या। तो मैं राष्ट्र कार्य करता हूं, और राष्ट्र के कार्य के लिए हम कुछ भी, मुझे कोई कुछ के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, राष्ट्र के कार्य करने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूं, किसी हद तक कर सकता हूं। एक मान बिंदु है जो मेरे जीवन के लिए है कि अगर अरविंद राणा झुकेगा तो कितना झुकेगा। हमने एक कॉलम खींचा है और उसके नीचे लगा दिया फुल स्टॉप, मतलब उस कॉलम के नीचे हम नहीं जा सकते हैं। तो हम पहले भी कहा है कि हमारे 19 मान बिंदु हैं, हमारा घोषणा पत्र है, और इसी घोषणा पत्र को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। आने वाले समय में कई चीजें इस शहर में बदली को दिखाई देगी, और आशा करते हैं कि आप पुनः इसी तरह सामने बैठ के 1 to 1 बातें करेंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे हम शहर को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और कितना हम सफल हुए हैं। तो आज से 1 साल के बाद हम दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे, और जितने भी हम तो चाहते हैं कि आप अगले माह पुनः मिलें। हम अभी, आज मेरा 31वां दिन है, ठीक है। हमने 3 उपलब्धि गिनाया है। DFT के माध्यम से कई सड़कें हमारे यहाँ बनने वाली है, PWD हमारी कई सड़कें बना रही है। तो अब तो काम शहर में दिखेगा, आप जहां जाएंगे हमारा 1000 बागों का शहर, 1000 गड्ढों का शहर हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले समय में हम चरही घाटी, जो मेरा निगम क्षेत्र में नहीं है, उसे हम फूलों की घाटी बनाने वाले हैं। तो हम जब हमारा शहर में प्रवेश करेंगे तो पूरा फूल दिखाई देगा, और जब आप शहर के अंदर आएंगे तो आपका नजारा और बदला दिखाई देगा। और ये सब होगा आम जन के सहयोग से। मेरे साथ जन चलने वाली है, जन को हम अपील कर रहे हैं, जन हमारे साथ खड़ा। और अब आप देख रहे होंगे कि हम जनता के साथ सफाई अभियान चला रहे हैं। हम लोगों से आग्रह है कि आप अपने मोहल्लों में मुझे आप बुलाइए, हमारे पूरी टोली आपके साथ आएगी, हम आपके साथ मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे। चीजें बदलेगी, मुझे विश्वास है, मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हम एक होंगे दिन। कामयाब। जी सर। सर आप क्या चाहते हैं, आपको लोग कैसे याद रखेंगे, अच्छे मेयर के तौर पे या एक अरविंद राणा के नाम से? एक स्वयंसेवक के तौर पे कि संघ का स्वयंसेवक ऐसा ही होता है। एक स्वयंसेवक जब बेहतर होगा तो यकीनन स्वयंसेवक मेयर बना है तो मेयर की गरिमा को बेहतर बना। कोई पद को बड़ा करता है, कोई पद से बड़ा हो जाता है। जी सर। तो मैं अपने पद को बड़ा करने वालों में से हूं। पद से बड़ा मैं नहीं हो सकता और न मैं होना चाहता हूं। इसलिए मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उस पद की गरिमा और बढ़े, एक मापदंड हम स्थापित करें। ये इस दिशा पर हम काम कर रहे हैं और राष्ट्र कार्य के लिए सब कुछ जायज है। चलिए अब इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। और ये थे हमारे मेयर साहब। तो आप बात कर लिए, हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया हमारे मेयर साहब से। तो आने वाले इसी पॉडकास्ट में हम नए नए गेस्ट से मिलते रहेंगे। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।